इस प्रकार से यहाँ आवासीय भवन किस प्रकार से थे, उनकी गलियाँ किस प्रकार से, सड़कें किस प्रकार से होती थी, भवनें किस प्रकार से होते थे, घर किस प्रकार से होते थे, ये सभी इसमें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इस समय का अगर सबसे बात करें तो जो विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से, स्नानागार, उसके बारे में समझते हैं कि वो विशाल स्नानागार की खासियत क्या थी। तो उस समय जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, उसकी प्रमुख खासियत यह थी कि उसको दुर्ग के अंदर बनाया गया था और बहुत विशाल स्नानागार था। दुर्ग ये मान लीजिए है, इसके अंदर जो है एक विशाल स्नानागार बनाया था। स्नानागार का मतलब होता है अभी तालाब के जैसा होता था, उसमें स्नान करने के लिए, मुख्यतः स्नान करने के लिए उसको बनाया गया था, उसमें जल होते थे और इसकी गहराई 2.5 मीटर के आसपास थी। तो इस प्रकार से था स्नानागार। और इसके चारों तरफ जो है गलियारे बनाए गए थे, चारों तरफ इस प्रकार से गलियारे, इसको निकलने के लिए इस प्रकार से बना दिया गया था और इसके गलियारा बनाया गया था। और इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से, इधर और इधर दोनों तरफ से जो है, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से जो है सीढ़ी बनाए गए थे इसमें उतरने के लिए। और इसकी गहराई जैसे कि बताएं कि 2.5 मीटर के आसपास थी। और इस प्रकार से, और इसमें जल निकासी के लिए और जल इसमें जाने के लिए इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि इसमें जल भी चल जाए और इससे जल जो है, जो गंदा जल है वो उससे बाहर भी निकल जाए, ताकि जो स्नान घर है वो साफ रहे। तो इस स्नानागार जो था वो एक तालाब के जैसा था, इसकी गहराई 2.5 मीटर के आसपास थी और ये जो है विशाल था, बहुत बड़ा था, इसलिए इसको विशाल स्नानागार कहा गया। और ये मोहनजोदड़ो से मिला है और इसको इस प्रकार से इसके चारों तरफ गलियारे होते थे और इसको बाहर में जो है पुरोहित के बड़े बड़े घर होते थे, इसमें पुरोहित रहते थे, 2 मंजिले घर होते थे, इसमें पुरोहित लोग रहते थे। और इस प्रकार से इस स्नानागार का मुख्य रूप से कहा जाता है पुरातत्ववेदाओं के द्वारा कि इसका प्रयोग अनुष्ठान के दौरान किया जाता होगा, यानी कि पूजा पाठ के स्नान के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। तो इस प्रकार के स्नानागार की व्यवस्थाएं उस समय देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से। और इसकी प्रमुख खासियत यह थी कि विशाल होने के साथ साथ इसमें सही सुव्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया था और इसके पानी, गंदे पानी को निकासी के लिए और नए जल की इसमें जो है डालने के लिए भी नालियां बनाई गई थी। तो इस प्रकार से इसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। उसके साथ साथ जो विशाल जो उस समय का अनागार होता था, अनागार की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से सबसे विशाल अनागार मिला है। अनागार उस समय का जो था वो सबसे बड़ा महल के रूप में था, यानी कि सबसे बड़ा उस समय का जो महल था, घर था, वो था अनागार मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो का जो अनागार मिला है वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था। उसके साथ साथ इसके जो मुख्य द्वार बनाए गए थे, वो मुख्य द्वार जो था वो नदी की तरफ था, यानी कि नदी की तरफ इसका मुख्य द्वार था। और इस प्रकार से इसमें जो है बहुत सारे जो है इसमें अन्न रखने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये जो अनागार था वो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा था। इसके साथ साथ जो इसकी दीवार होती थी, जो इसका मोटे जो दीवार होते थे, जो बाहरी का एरिया था, वो जो 6 बाई 6 इंच से, जो 6 बाई 6 ईंटों से बनाया गया था। यानी कि जो सामान्यतः जो घर बनता है वो देखे होंगे कि 10 इंच का बनता है, यानी कि 2 ईंटों का बनता है, ऐसे एक ईंटें और उसके बाद 2 ईंटा यानी कि रख के बनाया जाता था। उसके बाद 2 बाई 2 यानी कि 2 ईंटा और उसके बाद ऊपर भी 2 ईंटा, इस प्रकार से बनता है। लेकिन इस समय जो बनता था वो 6 ईंटों का, जिससे आप अनुमान लगा सकते थे कितनी मोटी दीवार होती होगी उस समय का। अभी जो सामान्यतः दीवार बनता है वो 5 इंच यानी कि 1 ईंटा का, या फिर 10 इंच का, जो 2 ईंटा का ज्यादा से ज्यादा बनता है तो 3 ईंटों का यानी कि 15 इंच का। और उस समय 6 ईंट का, 6 बाई 6 ईंट का जो है उस समय का जो अनागार मिला है वो मिला है। अनागार का मुख्यतः प्रयोग किस लिए होता था, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो कर वसूला जाता था उसको रखने के लिए जो है मंदिरों का प्रयोग किया जाता, मंदिरों में रखा जाता उसको। और जो अन्न को भी रखा जाता था, जो अन्न होते थे उसको इकट्ठा करके आय के समय के लिए मंदिरों में रखा जाता था। लेकिन इस समय कर जो इकट्ठे किए जाते थे उसको, और जो अन्न इकट्ठे किया जाता था, अनाज इकट्ठा किया जाता था भविष्य के लिए और आगे के समय के लिए, उसको विशाल अनागार में रखा जाता था ताकि उसको सुरक्षित ढंग से रखा जा सके और समय समय पर इसको निकाला जा सके और इसमें नए नए अनाजों को रखा जा सके। और इसका मुख्य द्वार जो था वो नदी की तरफ बनाए गए थे। तो इस प्रकार से इस समय का अनागार और विशाल स्नानागार के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं कि इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे टिकी हुई थी। अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इस समय की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से किस पे टिकी हुई थी, तो वो मुख्यतः थी कृषि और पशुपालन की। पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पशुपालक क्यों कहा जाता होगा। सबसे मुख्य जो अर्थव्यवस्था का उस समय स्रोत था वो था छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे, उसके साथ पशुपालन और उसके साथ साथ कृषि, जो कि कृषि सबसे प्रमुख था। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य था कि उससे ऊन मिल जाते थे,
उसके साथ साथ जो जुताई करने के लिए खेतों में जानवर मिल जाते थे, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अन्य रूपों से दूध मिल जाता था, चमड़ा मिल जाता था। तो इस प्रकार से बहुत तरह के फायदे थे पशुपालन से, इसलिए उस समय पशुपालन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। उस समय के कौन कौन से पशुओं को पाला गया, जैसे कि कुत्ता हो गया, जो कि सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया था नवपाषाण काल में ही। उसके साथ साथ गधा हो गया, बैल हो गए, उसके साथ साथ अन्य जो है जीव जंतुओं को भी, घोड़ा का भी साक्ष्य उस समय मिला है। तो बहुत सारे जीव जंतुओं को उस समय जो है पालतू जानवर के रूप में बनाया गया, जिससे बहुत तरह के फायदे होते थे। उसके साथ साथ जो है इन पालतू जानवरों के साथ साथ उस समय का मुख्य स्रोत जो था वो कृषि भी था। कृषि की अगर उस समय कैसी व्यवस्था थी कृषि की, तो कृषि की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो उस समय कृषि में मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता था वो हल के रूप में वो लकड़ी का हल होता था। कहीं कहीं पे जगह पे जो है मिट्टी का भी हल मिला है, लेकिन न के बराबर उसका साक्ष्य मिला है। लकड़ी का हल होता था और उसको जानवरों के द्वारा ऊंट हो गया और उसके साथ साथ बैल का जो है या गधा का प्रयोग जो है उसको खींचने के लिए, हल को खींचने के लिए होता था, जो कि आज से कुछ वर्ष पहले, 50 वर्ष 40 वर्ष पहले भी इस प्रकार से हल से जुताई होती थी। 30 साल पहले भी होती थी हल से जुताई। तो उस समय से ही जो है हल की जुताई की शुरुआत की गई थी। और उस समय जो खेती किया जाता था वो हल से जुताई करने के साथ साथ उसमें जो उसके कटाई करने के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो कटनी करने के लिए, यानी कटाई करने के, आजकल तो मशीनों से कटाई किया जाता था, अनाज किया जाता है। तो उस समय जो कटाई का उपयोग किया जाता था वो पत्थरों और अन्य जो धातु होते थे उसको लकड़ी के साथ प्रयोग करके, लकड़ी में लगाकर उससे जो है कटाई की जाती थी अनाजों की। उसके साथ साथ कटाई करने के बाद जब उसको लाया जाता था तो खलिहान में रखा जाता था और उसके बाद उसको पिटाई करके उस अनाज को उसके डंडी से अलग किया जाता था। यानी कि उसको या तो हाथ से पीटा जाता था या तो कुछ सामग्री से उसको जो है कुछ जैसे लकड़ी से या पत्थर से उसको पीट पीट के उसके अलग किया जाता था। अलग करने के बाद जो अनाज होता था उसको ढेंकी या ढेंका, जैसे कि पहले के समय में होता था ओखली हो गया, उससे या फिर अन्य तरह की उस समय सामग्री बनाए हुए थे, जिससे कि अनाज को एक जगह रख दिया जाता था ऐसे गड्ढे में, अनाज को इसमें डाल दिया गया और बीच में इस प्रकार से यहाँ पे बना दिया जाता था एक, जिसपे एक लकड़ी डाल दिया जाता था ऐसे, और इसमें जो है लोहा का लगा दिया गया और इसके ऊपर यहाँ से इसका एरिया बढ़ा हुआ होता था और एक इसके ऊपर एक थमा हुआ था। इसके ऊपर व्यक्ति क्या करता था, पैर से चापता था इसको तो ये उठता था और फिर छोड़ने के बाद ये लोहा जो होता था ये अनाज पे लगता था, जिससे कि अनाज को, जैसे कि धान की खेती का भी उस समय साक्ष्य मिला है, तो धान से जो है चावल अलग हो जाता था। तो इस प्रकार से अनाज से अलग करने के लिए इस प्रकार से पत्तियों को अपनाया जाता था। उसके साथ साथ ओखली का भी प्रयोग किया गया। ओखली में जो क्या किया जाता था, इसमें उस ऊपर से हाथ से ही जो है पत्थर या लोहे से उसको कूट कूट कर उससे अलग किया जाता था। और जुताई के लिए जो है उस समय अगर बात करें तो पीसने के लिए जांता का प्रयोग किया जाता था। आज भी जो है पत्थर के जांतों का प्रयोग किया जाता है, गोल 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 इस प्रकार से होते हैं और उसके बीच में ऊपर से गड्ढा होता है और इसमें के ऊपर डंडी लगे होते हैं जो कि ऐसे ऐसे चलाया जाता है और इसके बीच में अनाज डाला जाता है, जिससे कि अनाज इसमें बीच में चपते हैं और पीस जाते हैं। जैसे कि आटा का पिसाई और गेहूं ये सब जो होता है उसको आटा के रूप में बदलने के लिए, दारा बनाने के लिए पहले जो है इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले के समय में देखने को मिलता था। यानी कि अगर कहें तो पहले की जो सबसे पहली नगरीय सभ्यता हुई वो आज से बहुत ज़्यादा कम विकसित नहीं था। उस समय भी जो समय के अगर बात करें और इस समय जो सबसे खास अगर बात करें तो जो घरों का मुख्य द्वार बनाया जाता था, वो जो घरों का मुख्य द्वार होता था वो मुख्य सड़कों पे नहीं होता था। केवल लोथल में जो है मुख्य सड़कों पे इसका जो है साक्ष्य मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो है बंदरगाह थे, वहाँ पे व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो है सामान को अंदर रखना होता था, बाहर निकालना होता था बार बार, तब जो है मुख्य द्वार पे मिला है। नहीं तो सामान्यतः इस प्रकार से यहाँ मुख्य सड़क है तो बगल में इस प्रकार से जो है मुख्य द्वार होते थे, ताकि डायरेक्ट कोई व्यक्ति बाहर न निकल जाए। आज के समय में तो सामान्यतः देखते होंगे कि मुख्य द्वार पे ही जो है मुख्य द्वार जो होता है सड़कों पे ही होता है, और बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही लोग सड़कों पे इतना सटाकर बना देते हैं कि वो सड़क का साइज जितना होता है उससे आधा हो जाता है, जिससे बहुत तरह की समस्याएं भी देखने को मिलता है। सामान्य रूप से यातायात में समस्या, जाम हो जाता है, जाम लग जाता है बहुत जगहों पे। शहरों में तो सामान्य रूप से ऐसा देखने को मिलता है, ठेला वाले लगा देते हैं, उसके साथ साथ घर वाला सटाकर बना देता है सड़कों पे। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं आजकल समझ में देखने को मिलता है। तो उस समय की जो होती थी मुख्य द्वार, वो क्या होती थी, मुख्य सड़कों पे न होकर क्या होती थी, साइड में होता, बगल में होता, फिर उसके बाद मुख्य द्वार पे जाया जाता था, जिससे कि सड़कों पर जाम न लगे। तो इस प्रकार से उस समय की व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। तो लगभग हमने सामान्यतः इसकी पूरी व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास किया है, और यह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ कक्षा 12 के जो है, क्लास 12 के जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी ये पूरे व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है, और जो क्लास 12 है उसके हिस्ट्री में ये सारी बातें बताई गई है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। थैंक यू, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें।